हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आगे। कितना शोर कर रहे हो बच्चों आप लोग? 2 मिनट आप शांत नहीं रह सकते? अल्फा डीके स्टार्ट करते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। अल्फा डीके में अल्फा डीके का मतलब हमारे पास अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से बाहर निकलना। हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, एक्स जेड है। न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी दोनों में मैंने आपको बता दूं, केवल और केवल बच्चों न्यूक्लियस की बात करेंगे, ये दोनों न्यूक्लियर फिनोमिनन पर बेस्ड हैं। केवल और केवल न्यूक्लियस की बात की जाएगी। हमारे पास मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, एक्स जेड है। अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा है, जैसे मान लो यूरेनियम है। ध्यान रखना, अल्फा का जो डीके हमारे पास होता है हमेशा लार्ज साइज न्यूक्लियाई, मतलब अगर देखें एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 83 वाले ही हमारे पास अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर सकते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, क्योंकि अल्फा जो होता है हमेशा हेवी न्यूक्लियस से निकल रहा है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। कभी भी जेड लेस देन 83 वाला कभी भी अल्फा पार्टिकल का इमिशन नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पर देखें यूरेनियम, जैसे यूरेनियम है हमारे पास 92 टू 38, और यहाँ से अगर अपन बात करें, मान लो इसमें काफी सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट हमारे पास हैं, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा बच्चों, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंड होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन कंबाइंड हुए, कंबाइंड होकर अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये सब कुछ हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए। जैसे ही अल्फा यहाँ से बाहर निकला, हो सकता है ये यूरेनियम दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, अभी आप देखोगे थोरियम में कन्वर्ट हमारे पास हो जाएगा। तो सब कुछ हो रहा है हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई एक्स जेड है, न्यूक्लियस है। ये एक्स जेड ए, इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, न्यूक्लियस है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद हो, टोटल मास अप्रोक्सीमेट एक प्रोटॉन का मास इनटू मास नंबर होता है। ये पता ही नहीं पता बच्चों आपको? बताया था। टोटल मास जो होता है, जैसे मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन 714 का मास अप्रोक्सीमेट कितना, 14 MP। कितना होता है? 14 MP। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन 816 का मास, ऑक्सीजन 816 का मास कितना, 16 MP। उसका मास नंबर इनटू एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास, वो अप्रोक्सीमेट उसका मास होता है। अगर आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर जाओगे तो प्रोटॉन का मास तो वही रहेगा, बस मास नंबर आपके पास चेंज हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं जो टोटल मास होता है अप्रोक्सीमेट, वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, मास नंबर के। ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो जेड हमारे पास होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। सर मतलब, तो देखिए न्यूक्लियस के चार्ज को जेड, मान लीजिए जैसे कोई न्यूक्लियस है कार्बन 612, अगर इसका एटम होता तो बताइए इसमें कितने प्रोटॉन होते? 6। कितने प्रोटॉन होते? 6। कितने न्यूट्रॉन? 6। और कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब मैं अगर बात करूं न्यूक्लियस की, तो इसका न्यूक्लियस बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन हटाओगे? 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज? +6। कितना आएगा? +6। तो जो जेड है वही न्यूक्लियस को किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बच्चों जो जेड हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, वो न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर न्यूक्लियस लिया है XZA, तो इस न्यूक्लियस पर चार्ज हमारे पास है Z। अब बताइए, अल्फा डीके का मतलब हमारे पास इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना। अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर निकला, अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? He24
प्लस कुछ एनर्जी हमारे पास यहाँ रिलीज होती है, इसको नाम दिया है मैंने रिलीज्ड एनर्जी। इसको अपन डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो आप मुझे बताइए वहां न्यूमेरिकल्स एंड रिलीज एनर्जी पर, जेड हमारे पास है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ न्यूक्लियस से, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर यहाँ से बाहर निकल गया न्यूक्लियस से। तो आप मुझे बताइए यहाँ जेड है, यहाँ 2 गया तो यहाँ कितना Z-2, ए में से 4 गया तो A-4। तो ये हमारे पास आएगी बच्चों अल्फा डीके की इक्वेशन। तो अल्फा डीके में ध्यान रखें Z इज डिक्रीज बाय 2, Z इज डिक्रीज बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज बाय 4। अल्फा डीके के केस में ध्यान रखना Z जो चार्ज हमारे पास होता है डिक्रीज बाय 2, मास नंबर डिक्रीज बाय 4। यहाँ चार्ज कितना है न्यूक्लियस का Z। यहाँ बताइए Z-2 + 2 Z, चार्ज क्या है कंजर्व। यहाँ मास नंबर कितना A, यहाँ A-4 + 4 A, मास नंबर भी कंजर्व और चार्ज भी कंजर्व, दोनों चीजें हमारे पास कंजर्व है। हमारे पास कुछ न्यूक्लियस कंबाइंड हो तो भी एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियस कंबाइंड हो तो भी एनर्जी रिलीज होती है, और न्यूक्लियस अगर एक्स वाई और जेड में ब्रेक हो तो भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन हो फिजन हो हर केस में हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए जब ये एक्स न्यूक्लियस मान लीजिए ब्रेक हो रहा है वाई और जेड में, और कुछ जैसे यहाँ पर एक्स वाई और जेड मान लो इसमें ब्रेक हो रहा है, यहाँ एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। अगर मैं देखूं इसका मास, मान लीजिए इसका मास हमारे पास था 10 ग्राम, इन दोनों का मास जब हम कैलकुलेट करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर से तो इनका मास कितना आएगा, इससे कम या ज्यादा है बराबर, कम। क्यों, क्योंकि इनका कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। वो जो एनर्जी हमारे पास मिलती है वो मास किस में कन्वर्ट होता है एनर्जी में। मान लो 1 ग्राम मास के, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था मास किस में कन्वर्ट होता है एनर्जी, तो मास के इक्विवेलेंस हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। मान लो 1 ग्राम मास हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उसके इक्विवेलेंस हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। तो आप बताइए क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर यहां बात करें क्या केवल मास कंजर्व है, केवल मास कंजर्व है क्या, नहीं। क्या केवल एनर्जी कंजर्व है जो 1 ग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या कंजर्व होगा, ना तो मास कंजर्व होता, ध्यान रखना, ना एनर्जी कंजर्व होती, तो क्या कंजर्व होगा मास प्लस एनर्जी। इसका 1 ग्राम मास किस में कन्वर्ट होता है एनर्जी में, Q बराबर mc²। तो हमारे पास यहाँ का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर पूछा जाए मास कंजर्व नहीं होता, एनर्जी कंजर्व नहीं होती, पर मास प्लस एनर्जी का हमारे पास कंजर्वेशन होता है। कुछ मास किस में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी, वो 1 ग्राम मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है तो वो हमारे पास कंजर्व होगा मास प्लस एनर्जी मिला के। अब देखिए अल्फा डी के एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल से। हमारे पास मान लीजिए यूरेनियम 92-238 है, ये रेस पर था, ये रेस पर है यूरेनियम, रेस पर है तो मोमेंटम कितना 0। अल्फा डीके करते हैं, बताइए अल्फा डीके में जेड इज डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 2 करोगे तो यहां पर कितना आ गया 90, और मास नंबर डिक्रीज बाय 4, मास नंबर डिक्रीज बाय 4 234 प्लस अल्फा प्लस क्यू, रिलीज एनर्जी क्यू। आप देख सकते हो चार्ज कितना है 92, और यहां भी कितना 92, चार्ज क्या है कंजर्व, मास नंबर भी कंजर्व, दोनों हमारे पास कंजर्व। मास नंबर अलग चीज है और मास अलग चीज है, और मास नंबर अलग चीज है, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, कभी बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। तो हमारे पास अगर बात करें, ये तो हमने देखा अल्फा डीके, अल्फा यूरेनियम रेस्ट पर था, कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ 2, किस किस में थोरियम और अल्फा, थोरियम और अल्फा 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। तो आप मुझे बता सकते हो यूरेनियम 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, एक तो थोरियम और अल्फा, क्या दोनों इस तरह से जाएंगे, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन में अपोजिट, ताकि मोमेंटम क्या रहे कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए। मान लीजिए इधर हमारे पास मूव किया थोरियम और इधर मूव करा अल्फा, मोमेंटम ऑफ थोरियम मैंने मान लिया पी थोरियम और अल्फा का मोमेंटम मैंने मान लिया बच्चों पी अल्फा। यूरेनियम इनिशियली रेस्ट पर था, 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ थोरियम और अल्फा। तो आप मुझे बताइए जैसे ही 2 पार्ट में ब्रेक हुआ कि दोनों के दोनों पार्ट यहीं रह जाएंगे, ब्रेक होते ही आगे जाते हैं, इनके पास एनर्जी कहां से आई, जैसे ब्रेक हुआ ब्रेक होते यहाँ के यहीं आगे कैसे जा पाते, क्या जो इनका मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, जो एनर्जी रिलीज हुई है वही इनको किस फॉर्म में मिलती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। देखिए हमारे पास यूरेनियम रेस्ट पर था, 2 पार्ट्स में हमारे पास ब्रेक हुआ,
ये जो इनका एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी इनको दोनों को एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। जैसे ही ये ब्रेक हुए यूरेनियम जो था थोरियम और अल्फा में, जैसे ही ब्रेक हुए तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वही एनर्जी इनको एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। इसके कारण ये आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें रिलीज एनर्जी किस किस की काइनेटिक बनेगी, थोरियम और अल्फा। काइनेटिक एनर्जी तो थोरियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, कुछ भी हो सकती है रिलीज। मान लो यहाँ पर आपके पास रिलीज हुई 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर आपके पास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जरूरी नहीं है, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा इन दिस रिएक्शन यूरेनियम इनिशियली रिएक्ट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स इफ काइनेटिक एनर्जी, आपसे क्या रिलीज एनर्जी आपके पास क्यू कुछ रिलीज हुई है तो आपसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम इज इक्वल टू अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, थोरियम इज लेस देन अल्फा ग्रेटर देन अल्फा, या आपसे कहेगा कि कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। या फिर आपसे कहा जाए कि रिलीज एनर्जी इन दिस रिएक्शन इज 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर देखिए हमें अभी तो पता नहीं है कि जो रिलीज है किसको कम और किसको ज्यादा या दोनों को बराबर, हो सकता है 100 में से दोनों 50-50 मिली हो सकता है इसको 75 इसको 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली हो सकता है इसको 25 इसको 75 मिली हो, मिली दोनों को है टोटल। रिलीज जो थी 100, डिस्ट्रीब्यूट जो हुई है वो दोनों को हमारे पास हुई है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम जानते हैं मास नंबर कंजर्व होता है, इसका मास नंबर मैं मान लेता हूं बच्चों ए। मान लो फॉर एग्जांपल ए की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, एक रिलेशन निकाल लेंगे ताकि जो भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सब कुछ ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास ए, इसका मास नंबर, इसका मास नंबर ए थोरियम मान लिया और इसका अल्फा का मास नंबर मैंने मान लिया ए अल्फा। आप क्लियरली देख सकते हो अल्फा का मास नंबर कितना है 4, अरे अल्फा का मास नंबर कितना है 4। ये सब कन्वर्ट करने के लिए यूज लूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यूरेनियम रेस्ट पर था बच्चों, इनिशियली अगर रेस्ट पर है तो मोमेंटम कितना 0, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम टोटल कितना पी थोरियम प्लस पी अल्फा। यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों पी थोरियम बराबर माइनस पी अल्फा। अरे लिख सकता हूं या नहीं, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट, अपोजिट, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो फाइनली मैं कह सकता हूं मोमेंटम ऑफ थोरियम का मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ अल्फा के होगा बराबर, और वो मैंने मान लिया कितना है p। ये हमारे पास इसका मोमेंटम p। आप सब जानते हो k बराबर क्या होता है p स्क्वायर बाय 2m। अच्छा बताइए दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम, तो दोनों के लिए p स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू सेम। अगर ये वैल्यू सेम है तो मैं लिख सकता हूं यहां से k इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। फाइनली मैं यहां से लिख दूं k इज प्रोपोर्शनल टू 1/m इज प्रोपोर्शनल टू a, मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है तो मैं लिख सकता हूं a, m इज प्रोपोर्शनल टू a होता है। ये फाइनली मैंने यहां से लिख दिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो आप मुझे बताइए अल्फा और थोरियम की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, बताओ यहां से क्या लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना, मास नंबर ऑफ इनवर्स है मास नंबर ऑफ अल्फा अपॉन मास नंबर ऑफ थोरियम। अच्छा अगर +1 दोनों तरफ ऐड करूं तो कोई दिक्कत है, एलसीएम लेना आता है। अच्छा एलसीएम लेके बताइए तो के थोरियम प्लस के अल्फा अपॉन के अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस ए थोरियम अपॉन ए थोरियम लिख सकता हूं। अच्छा बताइए के थोरियम प्लस के अल्फा, के थोरियम प्लस के अल्फा क्या लिख दूं क्यू, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको क्यू। रिलीज एनर्जी की टर्म्स में अल्फा की काइनेटिक आ जाएगी ए अल्फा प्लस ए थोरियम, क्या लिख दूं ए मास नंबर ए अपॉन ए थोरियम इन टर्म्स ऑफ ए बोलिए तो ए थोरियम A-4। तो फाइनली मैं यहां पर लिख देता हूं A-4। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कितना बोलिए A-4 अपॉन A इंटू क्यू। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बताइए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के अल्फा बराबर A-4 अपॉन A इंटू क्यू, रिलीज एनर्जी की टर्म्स में। जैसे आपसे बोला गया था कि रिलीज एनर्जी यूरेनियम इनिशियली अट्रैक्ट्स ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स थोरियम एंड अल्फा, इफ रिलीज एनर्जी इन दिस रिएक्शन इज 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। और सीधी सी बात है अल्फा की जो काइनेटिक होगी वो रिलीज से क्या होगी कम ही होगी, समझ में आ रही है।
रिलीज तो ज्यादा होगी ना, वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक होगी या थोरियम की होगी, वो इससे क्या होगी, कम ही होगी। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। रिलीज दे रखी है 100, यूरेनियम ब्रेक हुआ है, इसका मास नंबर आपको पता है कितना है, 238। यहाँ रखोगे, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं अपन। थोरियम की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बताइए, आप क्या करो, अल्फा की हटा दो यहाँ से, तो थोरियम की आ जाएगी। अरे कुछ समझ में आ रही है? अल्फा की कैसे हटाओगे, ऐसे यहाँ से, के अल्फा कितना, क्यू माइनस के थोरियम, यहाँ रख दो क्यू माइनस के थोरियम, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/a इंटू क्यू, ये हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए, अगर दोनों में हमारे पास मास नंबर तो हमें पता है, मास नंबर इसका कितना है 238, इस रिएक्शन के लिए मास नंबर कितना है 238। तो आप मुझे बताइए 238 माइनस 4 कितना हो गया, 234। 238 माइनस 4 ये हो गया 234 अपॉन 238 इंटू क्यू। यहाँ कितनी आ रही, 4/238 इंटू क्यू। आप देख सकते हो क्लियरली किसको काइनेटिक ज्यादा मिल रही, क्योंकि जिसका मास कम उसको एनर्जी ज्यादा। तो यहां पर आप क्लियरली लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। थोरियम को कितना परसेंट मिली है, तो ध्यान रखना, और अल्फा को तो ध्यान रखें, आप परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर देना। अल्फा पार्टिकल को मिलती है अप्रोक्स 98% अप्रोक्स, और इसको मिलती है 2% अप्रोक्स। तो ध्यान रखना, परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर दीजिए। तो हमारे पास ये ध्यान रखें, अल्फा पार्टिकल को जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो कितना परसेंट, 98% रिलीज एनर्जी का, जो भी रिलीज हुई है इसका 98% पार्ट शेयर करता है अल्फा, और 2% हमारे पास किसको मिलती है, थोरियम। किसको ज्यादा मिली, अल्फा। एक टर्म और यहां से पूछी जाती है आपसे, और वो है आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोडायाफर्स, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये फैक्टर क्या हो, सेम, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये फैक्टर हमेशा सेम हो, वो पेयर्स आपके कहलाएंगे आइसोडायाफर्स। आपसे एग्जाम में कहा जाएगा बच्चों, 4 ऑप्शन दे देगा दो दो के पेयर्स में, और आपसे कहेगा आइसोडायाफर्स के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप ये ध्यान रखें, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ये फैक्टर चेक कर लेना, जिसके लिए सेम आए जिन दो पेयर्स के लिए, वो आइसोडायाफर्स हमारे पास होंगे। तो आप देखिए, हमेशा अल्फा डीके में पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस हमेशा एक दूसरे के आइसोडायाफर्स मिलेंगे अल्फा के केस में। मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक ही अल्फा निकले, 5 अल्फा निकले या 50 अल्फा निकले, हमेशा पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हमेशा एक दूसरे के होंगे आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स चेक करते हैं, चलो यहाँ पेरेंट न्यूक्लियस कौन है फटाफट बताइए, यूरेनियम 92 238, इसके लिए N-P चेक करते हैं। अच्छा डॉटर बताइए, थोरियम 90 234, इनके लिए N-P चेक करते हैं। बताइए सबसे पहले इसके लिए बताइए, न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन निकालना आता है कैसे, दिस माइनस दिस, कुछ याद आया, और दिस माइनस दिस बराबर दिस, दिस माइनस दिस बराबर दिस, समझ में आ गई बात। अच्छा माइनस दिस, दिस कितने, दिस, और दिस माइनस दिस बराबर दिस, नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया, तो फिर बताइए इसके लिए N-P चेक करके बताओ, न्यूट्रॉन कितने, दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस बराबर दिस, माइनस दिस बराबर, और दिस बराबर क्या कहलाएंगे, आइसोडायाफर्स। कुछ समझ में आई बात। तो हमारे पास यहाँ पर अभी जो हमने पॉइंट्स देखे हैं अल्फा डीके में, जो आपके काम आएंगे क्वेश्चंस में, ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अल्फा डीके जेड इज डिक्रीज बाय, मास नंबर डिक्रीज बाय, रिलीज एनर्जी जो है उसका मैक्सिमम पार्ट किसको, अल्फा, कितना परसेंट 90, और उसको थोरियम को 2%। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन A-4/A/Q, जो नहीं बोलेगा ध्यान नहीं रहेगा, बोलो क्या था, A-4/A/Q, और डॉटर न्यूक्लियस 4/A/Q, ध्यान रहेगा। और आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये फैक्टर क्या हो, सेम। क्लियर है, नोट करिए फटाफट।
बच्चों आवाज आ रही है नहीं आ रही इधर वाले बच्चों को? आ रही है, वेरी गुड। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं, नंबर उन्हीं का आएगा अभी जब क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आगे, ध्यान रखना। 3 बच्चे तो बिल्कुल संभल के बैठे, 4th फ्लोर पे बैठे हो, बाहर फेंक दूंगा तीनों को उठा के, ध्यान रखना। इतनी देर होगी तुम तीनों को बातें करते हुए। यहाँ बातें करने आते हो क्या बच्चों? हाँ, मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर बेटा, जेड। नहीं, डॉटर न्यूक्लियस वो होता है जो पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट होता है। यूरेनियम अल्फा में कन्वर्ट नहीं हुआ, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हुआ है। जिसमें कन्वर्ट होता है वो डॉटर न्यूक्लियस होता है ना। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद क्लास आई है आपके बैच में। शादी। खाने में जो सब कुछ मिलता है वही सब कुछ था। थोड़ा सा शोर अगर कम करें तो बढ़िया होगा। आप फटाफट नोट करें इस चीज को। हाँ बेटा, डॉटर न्यूक्लियस थोरियम को ही बोलेंगे जो कन्वर्ट हुआ है, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हुआ है। अल्फा तो पार्टिकल है हमारे पास। अल्फा के केस में केवल। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए भी बोला था कि मैंने, 4 दिन से बोल रहा हूँ। अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में बेटा। तो 4 दिन से आप यही बोल रहे हो। डिस्कस करना हमारी दिक्कत है, आप तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए। अभी मैं आपके डिस्कस करूँ ना, अगर आज क्वेश्चन जहां तक पढ़ाया भाई, मैटर व्यू तक भी तो 3rd एक्सरसाइज तक आते आते बच्चा कहेगा सर बस 2 ही करो सर एक्सरसाइज डिस्कस, 3rd वाली नहीं करिए अभी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी जब तक बच्चे कंप्लीट कर लें क्वेश्चंस उतना बेटर है। अब आते हैं बच्चों अपन बीटा डीके पे। फिर क्वेश्चंस एक साथ करेंगे सबके बीटा डीके। और बीटा डीके में सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव बीटा डीके। और बीटा नेगेटिव को अगर याद हो, क्या मैंने बीटा -0 से रिप्रेजेंट किया था? ठीक है, अब कैसे होता है समझिए इसको। इसको नोट करो फटाफट। इधर ऑनलाइन वाले बच्चों का देखिए कंप्लीट हो गया क्या? टेस्ट का सिलेबस, वेरी गुड। टेस्ट का सिलेबस है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट आएगा आपका। ठीक है बेटा, आज 6 लेक्चर्स आ जाएंगे सैटरडे तक अपने। ठीक है ना, 3 लेक्चर उसमें लगते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में,
ये स्टार्ट हो ही गया, 2 लेक्चर या 5 लेक्चर, बाकी डिस्कशन भी हो जाएगा उसमें तो 6 लेक्चर में आराम से हो जाना चाहिए। टोटल मॉडर्न फिजिक्स के मिला के 13 लेक्चर्स दिए जाते हैं, है ना। तो 5-6 लेक्चर, 5 लेक्चर तो आपके वहीं लग जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। 2 से 2.5 लेक्चर का होता है आपके मैटर वेव्स। आपके बेस में हो सकता है 1 लेक्चर ज्यादा लगे, ऑनलाइन का चक्कर है ना। एलटी वाली क्लास चल रही है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। हाँ बेटा आराम से लिखो, लाल पीला नीला मेरे लेक्चर में करना तुम। लाल पेन से नीले पेन से लिख रहे हो। चलिए बच्चों अब बात करते हैं बीटा डी के। इससे ध्यान से समझना, पूरा कंसंट्रेशन रखना, और जो बच्चे बातें कर रहे थे वो बिल्कुल ढंग से बैठे। हम क्वेश्चन पूछेंगे उन बच्चों से, है ना। अब पूरा कंसंट्रेशन इधर रखिए बच्चों और ध्यान से देखना बीटा डी के। बीटा डीके में सबसे पहले अपन बात करें नेगेटिव बीटा डीके रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों बीटा -0 से। लिखना विखना बंद कर दो, अब तो हो गया होगा कंप्लीट। हटा दूं? देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव बीटा डीके की। इधर देखिए बच्चों, ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स हो, जनरली लार्ज साइज न्यूक्लियाई होते हैं, मीडियम भी आते हैं इसमें, न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, ऐसे न्यूक्लियस हमारे पास जनरली बीटा नेगेटिव डीके शो करते हैं। मतलब N/P रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने आपको स्टेबिलिटी रेंज बताई थी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो कहां से कहां तक, 1 से 1.2 या 1.5, कुछ याद है? मैक्सिमम 1 से 1.5 हमारे पास होना चाहिए। पर यहाँ और यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से क्या आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा, ग्रेटर देन 1 से बहुत ज्यादा आ रहा है। इस रेंज में नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी रेंज है 1 से 1.5। N/P का रेशियो जो है 1 से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कम। इसको आपको कम करके इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो N/P को कम करना है, कम करना है मतलब किसको बढ़ाना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर बढ़ेगा तभी N/P का फैक्टर क्या होगा, कम होगा। मतलब न्यूट्रॉन तो कम हो और प्रोटॉन ज्यादा। अरे कुछ समझ में, जो पूछा जाए उसका जवाब तो दिया करो। ये बताओ कौन किस में कन्वर्ट हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो N/P का फैक्टर कम होगा। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कैसे होते हैं, और वो जो कन्वर्जन हमारे पास होता है वो युकावा साइंटिस्ट के थ्रू किस तरह से होता है। देखिए इसने कहा किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का जो प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कन्वर्जन हो रहा है। और ये जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है तो यहां से एक पार्टिकल लिमिट करता है, उसके बाद ये कन्वर्जन हो पाता है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना बीटा जो पार्टिकल है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, कन्वर्जन के टाइम निकलता है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बीटा एग्जिस्ट नहीं करता, वो कन्वर्जन के टाइम हमारे पास बाहर निकलता है। तो अगर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक पार्टिकल लिमिट करेगा, उसके बाद कन्वर्ट हो पाएगा। और वो जो पार्टिकल था वो था पाई मैसोन। पाई मैसोन पार्टिकल के इमिशन के बाद ये कन्वर्जन पॉसिबल है। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो भी एक पाई इमिट होगा। अब पाई 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, इनको नाम दिया गया है। एक तो हमारे पास होता है पाई नॉट, एक होता है पाई नेगेटिव, और एक हमारे पास पाई पॉजिटिव। अब कब कौन सा पार्टिकल लिमिट होगा सर, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इन तीनों पार्टिकल्स में से कौन सा पाई इमिट होगा। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इनमें से कौन सा पार्टिकल इमिट होगा। उसके लिए इन्होंने कहा कि चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल का इमिशन होगा। किसके अकॉर्डिंग, चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए
ये जो पार्टिकल्स हैं दोनों पाई नेगेटिव और पाई पॉजिटिव दोनों हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं और कुछ माइक्रो सेकंड्स में मतलब 10 की पावर -6 सेकंड्स में ये पाई भी हमारे पास दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। किन में होता है वो सब आगे की बात अभी। तो अगर अपन बात करें चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, इसने कहा कि पार्टिकल का एमिशन होगा। तो आप देखिए जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ये न्यूट्रॉन रहा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों N01। अगर ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन P11। तो बताइए इन तीनों पाई में से किस पार्टिकल के थ्रू होगा चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग? पाई नॉट, पाई नेगेटिव या पाई पॉजिटिव? देखो पाई नॉट मींस न्यूट्रल, पाई नेगेटिव मींस नेगेटिव चार्ज, पाई पॉजिटिव मींस पॉजिटिव चार्ज। इनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है। तो आप बताइए कौन से पार्टिकल के थ्रू? पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव के थ्रू। पाई नेगेटिव हाईली अनस्टेबल, कितने पार्ट में ब्रेक होगा? दो। अब वो दो पार्ट्स की बात अभी करते हैं। यहां देखो चार्ज कितना? 0, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये यूनिट नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज इधर भी कितना? 0 और यहां भी 0। तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज कंजर्व है। चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये तो पता पड़ गया कि पाई नेगेटिव पार्टिकल का एमिशन होगा। मैंने कहा था पाई नेगेटिव हाईली अनस्टेबल, कितने पार्ट में टूटेगा? दो। दो में से पहला पार्ट हमारे पास था बच्चों बीटा नेगेटिव। ये जो पाई पार्टिकल इमिट हुआ ना, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ। दूसरे पार्ट का पता हमें काफी टाइम तक नहीं लगा। उसके पहले तक की बात करते हैं। पाई था, दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ था बीटा में, और दूसरा पार्ट हमें पता नहीं है, अभी काफी टाइम तक पता नहीं लगा। जब तक पता नहीं लगा उससे पहले तक की बात करते हैं। बताइए यहाँ चार्ज कितना है? 0, 1 - 1 0, चार्ज कंजर्व है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था -1 0 या +1 0 का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था जब डीके प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर आपको बताऊंगा। तो सुनिए, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रोक्सीमेट, हम कहते हैं मास को, मास नंबर को। सॉरी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। सर मतलब कैसे आया? तो देखो आपको अगर अच्छे से पता हो, टोटल मास अप्रोक्सीमेट होता है प्रोटॉन का मास इनटू मास नंबर, होता है या नहीं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम, अरे होता है नहीं? इन दोनों का मास अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या होता है? बहुत कम। आपको अच्छे से पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास होता है 10 की पावर -27 और इनका होता है इलेक्ट्रॉन का -31। इसका बहुत कम होता है। इसके रेफरेंस में, इन दोनों के रेफरेंस में इसका मास अप्रोक्सीमेट 0 माना जाता है। तो इसका मास नंबर भी अप्रोक्स 0। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मास नंबर को। तो आप देखिए मास नंबर यहाँ कितना? 1, और 1 + 0 1। मास नंबर क्या है? कंजर्व। मास नंबर भी हमारे पास कंजर्व, और चार्ज भी क्या है बच्चों? कंजर्व। दोनों चीजें कंजर्व थी। पर सिस्टम के बहुत सारे लॉस थे जिनका वॉयलेशन हमारे पास हो रहा था, जो कंजर्व नहीं रह पा रहे थे। उनमें से एक हमारे पास था स्पिन। स्पिन मतलब अपनी एक्सिस के लॉन्ग रोटेट होना। यहाँ पर न्यूट्रॉन जो स्पिन रखता है ये हाफ स्पिन, प्रोटॉन हाफ और इलेक्ट्रॉन -हाफ। यहाँ नेट स्पिन कितनी? 0। और यहाँ पर कितना? हाफ। क्या स्पिन कंजर्व हो पाई? अगर स्पिन कंजर्व नहीं हुई तो क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो पाएगा? जब स्पिन ही कंजर्व नहीं है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहां से कंजर्व होगा? और आप ये देखिए बच्चों, जैसे XZA, ये कोई न्यूक्लियस है, ये हमारे पास निकाला इसने बीटा नेगेटिव पार्टिकल, है ना? दो चीजें तो कंजर्व थी हमें पता है, वो तो कंजर्व करते हैं। एक तो चार्ज कंजर्व था। चार्ज यहाँ कितना? Z। यहाँ -1 है तो यहाँ Z+1, ताकि Z+1 -1, चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व Z। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ मास नंबर कितना? A। यहाँ कितना? 0। तो बताओ यहाँ A, ताकि दिस प्लस दिस बराबर दिस। अभी एक पार्टिकल जो और साथ निकल रहा था उसका पता नहीं लगा। उसके पहले तक की बात करी, दो चीजें कंजर्व थी। X रेस पर है, ये हमारे पास मान लीजिए रेस पर था। इसका मोमेंटम कितना? 0। कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ? दो, Y और बीटा। एक तो Y जिसका मोमेंटम मैंने मान लिया P1, और एक बीटा जिसका मोमेंटम मैंने मान लिया P2। जैसे ही X दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, Y और बीटा, तो दोनों एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गए। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोनों एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गए। इसका मतलब कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इक्वल टू 0 नहीं आया। इसका मतलब इन्होंने कहा कि सिस्टम का सबसे बड़ा लॉ
लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ही नहीं हो पा रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम का सबसे बड़ा लॉ है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाए। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मोमेंटम कंजर्व नहीं रहे, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल साथ में और बाहर निकल रहा था। वो जो भी पार्टिकल था, इन्होंने कहा कि चार्जलेस होना चाहिए। समझ में आ रही है? क्यों? अदर अगर वो चार्ज पार्टिकल होता तो क्या चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाता? इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी पार्टिकल है वो चार्जलेस होना चाहिए, सबसे पहली चीज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वो डिटेक्ट नहीं हो पाया था। बाद में सोचा था इन्होंने कि चार्जलेस होना चाहिए, और जैसे ही वो पार्टिकल इनको डिटेक्ट हुआ, याद है वो पार्टिकल कौन निकला? एंटी न्यूट्रिनो। कौन था? एंटी न्यूट्रिनो। और जैसे ही इस पार्टिकल का बच्चों पता लगा एंटी न्यूट्रिनो का, इसको नाम दिया हमने एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। जैसे ही इस पार्टिकल का पता लगा, सिस्टम के जितने भी लॉस थे जिनका वायलेशन हमारे पास हो रहा था, वो सब हमारे पास हो गए बच्चों कंजर्व। जिनमें से एक था स्पिन, इसकी स्पिन थी हाफ। अब बताओ नेट स्पिन कितनी? हाफ। और इधर भी हाफ, स्पिन कंजर्व हुई। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व। और सिस्टम का सबसे बड़ा लॉ जो हर जगह हमारे पास कंजर्व होता है, कौन सा? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर बराबर क्या गया? 0। इन्होंने कहा एक पार्टिकल के पता लगने के बाद सिस्टम के जितने भी लॉस थे, इनका वायलेशन हो रहा था, वो सब कंजर्व हो गया। और वो पार्टिकल कौन था? एंटी न्यूट्रिनो। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। मतलब एंटी न्यूट्रिनो के लिए कुछ ऐसा सोचा गया था। तो ये तो हमारे पास थी एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। अब देखिए, हम यहाँ पर देखें, बीटा नेगेटिव डीके हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बीटा नेगेटिव डीके करके बताते हैं। कार्बन 614 हमारे पास है। तो बताइए बीटा नेगेटिव में जेड इज इंक्रीज बाय 1, चार्ज और मास नंबर में चेंज नहीं होती। तो बताइए चार्ज इंक्रीज बाय 1, कितना? 7। मास नंबर में चेंज नहीं होगा, प्लस बीटा नेगेटिव, और बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो। बीटा के साथ कौन निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। एंड पॉइंट एनर्जी कुछ याद है? एंड पॉइंट एनर्जी कितनी होती है? अप्रोक्स 1.17 बताया था। तो हमारे पास ध्यान रखें कि जो भी हमारे पास यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, मैंने कहा था बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी शेयर करते हैं उस एनर्जी को। जो एनर्जी वो शेयर नहीं कर पाए, बाकी एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास शेयर करता है, ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व। तो बीटा के साथ ध्यान रखना, हमेशा एंटी न्यूट्रिनो साथ में निकलता है, बीटा नेगेटिव के साथ। अच्छा बताइए, इसमें न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन निकालना आता ना, दिस माइनस दिस कितने? 8। प्रोटॉन 6, रेशो 4/3, 1.33। स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। स्मॉल साइज न्यूक्लियर 1 से 1.2 के बीच में नहीं आ रहा, 1.3 आ रहा है। स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है। अच्छा इसमें बताओ, न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, रेशो स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल। तो बीटा डीके हमारे पास क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। ये अनस्टेबल था, इसने एक बीटा पार्टिकल लिमिट किया और पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी इसने मेंटेन कर ली। आपसे पूछा जाएगा, इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव नेगेटिव डिके n by p रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम या नन ऑफ द अबव? क्या होगा? क्योंकि आप देख सकते हो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट? प्रोटॉन। ये देखो, ये न्यूट्रॉन है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन। अच्छा अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो n by p का फैक्टर डिक्रीज हमारे पास होगा, ये कम होगा हमारे पास, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था, याद करो, बीटा प्लस 0। कुछ याद आ रहा है? P इज ग्रेटर देन n, मतलब n by p इज लेस देन 1। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से कम हो। अच्छा बताइए n by p का रेशियो अगर 1 से कम है, तो स्टेबिलिटी रेंज में इसको कहां से कहां तक आना है? 1 से 1.2 या 1.5। तो इस फैक्टर को डिक्रीज करना, इंक्रीज? इंक्रीज। कैसे होंगे? जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो? न्यूट्रॉन। तो ही n by p फैक्टर इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी के लिए। तो ये प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन बच्चों P11, ये कन्वर्ट होगा स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन में। किस पार्टिकल के थ्रू?
पाई नेगेटिव या पाई पॉजिटिव? पाई पॉजिटिव। ये ध्यान रखें, हमारे पास यहाँ पर पाई पॉजिटिव के थ्रू कुछ ऐसा होगा, और पाई पॉजिटिव देखो ना आप, ये पाई पॉजिटिव, यहाँ चार्ज कितना 1, ये न्यूट्रल और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेट पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये तो पक्का है कि पाई पार्टिकल लिमिट होगा। पाई भी कितने पार्ट में ब्रेक होगा? हाईली अनस्टेबल है 2। और को समझ में आ रहा? किस किस में? बीटा और बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो यहाँ पर निकलता है बाकी चीजें कंजर्व करने के लिए। एक तो लेप्टॉन होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, काफी सारी चीजें कंजर्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर निकला न्यूट्रिनो। स्पिन तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोटॉन हाफ स्पिन, ये हाफ, ये इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ था तो इसका प्लस हाफ। अच्छा, अगर एंटी न्यूट्रिनो निकलता तो एंटी न्यूट्रिनो की स्पिन हाफ, क्या स्पिन कंजर्व हो पाती? इसीलिए कौन निकला है? न्यूट्रिनो, जिसकी स्पिन माइनस हाफ, नेट स्पिन हाफ और यहाँ भी हाफ। तो स्पिन कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा मान सकते हो यहाँ पर निकलेगा हमारे पास कौन? न्यूट्रिनो। तो आप देखिए XZA, ये कोई हमारे पास न्यूक्लियस है, इसने बीटा पॉजिटिव डिके करवाया, बीटा प्लस 0, और साथ में कौन निकलेगा? न्यूट्रिनो। बताइए, चार्ज कंजर्व करिए बच्चों, बताओ यहाँ कितना Z, यहाँ +1, तो यहाँ Z -1, ताकि Z -1 +1 कितना हो गया? Z, ताकि चार्ज कंजर्व हमारे पास हो जाए। अच्छा बताइए ऊपर कितना आएगा? ताकि A + 0 = A, ये हमारे पास आ गई बीटा पॉजिटिव डिके की इक्वेशन। एनर्जी भी रिलीज होती है, चाहो तो Q एनर्जी रिलीज लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। तो आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव बीटा डिके N/P रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम या नन ऑफ दो? क्योंकि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो N/P फैक्टर बढ़ेगा, ये हमारे पास इंक्रीज होगा। अच्छा बताइए, अगर मैं सिंगल प्रोटॉन को उठा के, ये प्रोटॉन रहा हमारे पास, बच्चों नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो। मान लीजिए सिंगल प्रोटॉन को उठा के न्यूक्लियस के बाहर रख दूं, एक सिंगल प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है? क्यों? क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता? अगर सिंगल प्रोटॉन को उठा के न्यूक्लियस के बाहर रख दिया जाए तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है? क्यों नहीं? वेरी गुड। ये ध्यान रखें, प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू न्यूट्रॉन, पता है ना आपको? केजी में इसका मास अगर देखें 1.1 केजी में 1.6726 होता है और इसका होता है 49, 1.2649, ठीक है। तो इसका मास थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू इसके। कम मास वाला अपने आप तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ज्यादा मास में, कम मास वाला अपने आप ज्यादा मास में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अच्छा, कन्वर्ट नहीं हो रहा मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल? कन्वर्ट नहीं हो रहा मतलब स्टेबल। तो ध्यान रखना, आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन इज स्टेबल, प्रोटॉन हमारे पास स्टेबल होता है, ध्यान रखना, आउटसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा बताइए, अगर न्यूक्लियस के बाहर एक सिंगल न्यूट्रॉन को उठा के रख दें, बाहर अलग रख दिया सेपरेट, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि ज्यादा मास वाला कम में कन्वर्ट हो सकता है, बाकी एनर्जी रिलीज कर दे। कन्वर्ट हो रहा है मतलब अनस्टेबल। तो ध्यान रखें, आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज, प्रोटॉन इज स्टेबल। अच्छा, इसके बाद आपको बताइए बीटा डीके में, बीटा नेगेटिव डीके आपने पढ़ा है, नेगेटिव बीटा में जेड इज इंक्रीज बाय 1, जो नहीं बोलेगा ध्यान नहीं रखेगा, जेड इज इंक्रीज बाय, मास नंबर में चेंज नहीं हो। पॉजिटिव बीटा में जेड -1, मास नंबर में चेंज नहीं हो। तो कैसे ध्यान रखें, ध्यान से सुनिए, नेगेटिव में तो जेड +1, नेगेटिव में तो +1, पॉजिटिव में माइनस, मास नंबर में दोनों में चेंज नहीं होता। ये हमने बड़ा बीटा डीके। बताइए, जेड डिफरेंट मास नंबर सेम, जेड डिफरेंट मास नंबर सेम,
आइसोटॉप्स, आइसोडायाफर्स, आइसोबार्स या आइसोटोन्स? आइसो आइसोबार्स। तो ध्यान रखना बीटा डीके के केस में हमें पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के क्या मिलते हैं? आइसोबार्स, आइसोबार्स मिलेंगे। अच्छा, ये तो अपन ने बात की। और इसको अगर आपको ध्यान हो E+0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ याद है? और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन को छोड़ के। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है। जैसे अगर आपसे कहें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये देख लो ना, ये इलेक्ट्रॉन था बीटा नेगेटिव, इसका एंटी पार्टिकल होता है बीटा पॉजिटिव, मतलब पॉजिट्रॉन। तो बताइए प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। ध्यान रखना, उसको नाम दिया है आपके एनसीईआरटी में, पॉइंट्स टू पॉइंटर में एक पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज एंटी प्रोटॉन विच इज एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो पता पड़ गया, एंटी पार्टिकल को क्या नाम दिया है? एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या नाम दिया है? एंटी प्रोटॉन। अब होता क्या है तो सुनिए, ऐसे दो पार्टिकल्स, पार्टिकल एंटी पार्टिकल होते हैं, पेयर्स होते हैं मतलब जो भी, जिनका मास सेम हो और चार्ज अपोजिट हो। क्या बोला? मास सेम और चार्ज अपोजिट, वो कहलाते हैं हमारे पास एंटी पार्टिकल्स। तो आप बताइए प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन, दोनों का मास सेम, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये हमारे पास एंटी पार्टिकल्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन? कोबड़ा खराब है क्या? इलेक्ट्रॉन का, हाँ, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, दोनों का मास सेम और चार्ज अपोजिट। तो देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है और दोनों का चार्ज अपोजिट है, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हमारे पास। तीसरा डीके हमारे पास आता है बच्चों गामा डीके। देखो गामा एक तरह की एनर्जी है जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, ठीक है, एक तरह की है एनर्जी। अब गामा डीके मतलब गामा एनर्जी रिलीज हो रही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे एक चीज बताइए बच्चों, एनर्जी कब रिलीज होगी? जब कोई लोअर से हायर जाएगा, हायर से लोअर, हायर से लोअर। इसका मतलब डी एक्साइटेशन के कारण हमारे पास होता है गामा। डी एक्साइट हो रहा है मतलब हायर से कहां आ रहा है? लोअर, तो ही गामा रिलीज होगा। गामा हमारे पास केवल और केवल तभी रिलीज होता है जब अल्फा या बीटा में से कोई एक डीके हुआ हो। बिना अल्फा या बीटा के गामा डीके पॉसिबल नहीं है। पहली चीज क्यों नहीं है बताते हैं। गामा डीके एक तरह की एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यह निकलता है डी एक्साइटेशन के कारण। आपसे पूछा जाएगा जनरली कोई भी न्यूक्लियस एक साथ साइमल्टेनियसली अल्फा या बीटा पार्टिकल्स इमिट कर सकता है एक साथ? जनरली अगर बात करें तो ध्यान रखना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं अल्फा डीके की बात करते हैं, ठीक है, बताओ अल्फा डीके, यूरेनियम 92 to 38, अल्फा डीके कराओ, बोलो। थोरियम 90 to 34 प्लस हीलियम प्लस क्यू, कुछ याद है? यूरेनियम इनिशियली रेस्ट पर था, इसकी एनर्जी कितनी? 0। कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ? 2। क्या यही रिलीज इनकी काइनेटिक एनर्जी बनी थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया था रिलीज ही काइनेटिक बनी थी। अच्छा बताइए, जब भी यूरेनियम अल्फा पार्टिकल निकालेगा, क्या निकाला? अल्फा, क्या इसका जेड चेंज हुआ या नहीं? जेड चेंज हो गया, अब ये क्या बन गया? थोरियम। ये तो एक साथ अल्फा बीटा नहीं निकाल पाया क्योंकि तो दूसरे में कन्वर्ट हो गया, ये तो नहीं निकाल पाया ना। या फिर अगर ये बीटा निकालता या फिर बीटा इमिट करता, कोई सा भी नेगेटिव करे पॉजिटिव, तो भी आप देख सकते हो जेड चेंज होगा। अरे होगा या नहीं? जेड चेंज होगा तो ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बीटा नेगेटिव है तो जेड +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो 92 93 नंबर पर आता है आपके नेपच्यूनियम, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई भी अल्फा या बीटा इमिट करेगा एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे अल्फा करा तो थोरियम बन गया, या बीटा करा तो नेपच्यूनियम बन गया। कोई भी अल्फा या बीटा में से एक इमिट हुआ तो ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद तो नहीं कर सकता। ऐसे थोरियम बना, अल्फा या बीटा एक साथ नहीं कर सकता, एक इमिट करेगा तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास अल्फा इमिट किया तो ये थोरियम किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कभी भी अगर जनरली बात की जाए, ध्यान रखना, कोई भी न्यूक्लियस क्या एक साथ अल्फा या बीटा का इमिशन कर सकता है? तो आंसर जाएगा नहीं। स्टैंडर्ड केस है उसमें होता है। एक केस हमारे पास है
जिसमें एक न्यूक्लियस एक साथ अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स का इमिशन कर सकता है साइमल्टेनियसली। और ऐसा जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए देखा गया है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था रेडियम। कौन था? रेडियम। इसमें कैसे डीके होता है, कैसे डीके प्रोसेस होती है, वो सब आगे देखेंगे। तो जनरली अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि कोई अल्फा एक साथ न्यूक्लियस एक साथ अल्फा बीटा का एमिशन कर सकता है, तो ध्यान रखना नहीं कर सकता, ऐसा बोलना है अपने को। स्टैंडर्ड केस के लिए वो स्पेशली मेंशन कर देगा। तो आप देखिए अल्फा डीके की बात करते हैं। मैंने कहा था अल्फा डीके हो सकता है, एक गामा डीके हो सकता है अल्फा या बीटा के बाद। या तो अल्फा इमिट हो या फिर बीटा इमिट हो, कोई भी एक इमिट होगा तो ही गामा हो सकता है, अदरवाइज गामा पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? तो देखिए अगर मान लीजिए अल्फा डीके हुआ, यूरेनियम रेस पर था, जवाब देना, ये पेरेंट और ये डॉटर न्यूक्लियस, ये रेस पर था, इसकी एनर्जी कितनी? 0। जब ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ तो ये जो यूरेनियम था अब ये खुद ही थोरियम बन गया। ये रिलीज एनर्जी इस प्रोडक्ट को किस फॉर्म में मिली? काइनेटिक। तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, अरे हुई है नहीं, क्योंकि यही एनर्जी तो रेस्ट पर था पहले, ये एनर्जी इसको काइनेटिक की फॉर्म में मिली, तो जो यूरेनियम था बन गया थोरियम। अब थोरियम बन गया तो उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा। एनर्जी ज्यादा का मतलब समझ रहे हो? ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट पर आ गया, ऐसा मान लीजिए हायर एनर्जी स्टेट पर आ गया। तो आप देखिए हायर एनर्जी स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टार से, यहां आ गया अल्फा डीके के बाद कौन आया? यूरेनियम या थोरियम? थोरियम। हुआ क्या? यूरेनियम रेस्ट पर था, दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, थोरियम और अल्फा, ये रिलीज हुई एनर्जी, ये एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिली, तो जो यूरेनियम था बन गया थोरियम। तो हमारे पास जो थोरियम था ना बच्चों 90-34, ये हायर एनर्जी स्टेट पर आ गया, एनर्जी बढ़ गई उसकी। ऐसा मान लो उसको हायर एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब होगा क्या? हर सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आप ध्यान रखना, जैसे न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट शेल्स होती है ना, न्यूक्लियस के बाहर जिनको इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, के एल एम एन शेल्स, के एल एम एन शेल्स, इस तरह से। सिमिलर टू द एटम, न्यूक्लियस आल्सो पोसेस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड न्यूक्लियंस ऑक्यूपाई देम। यहाँ भी न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंट शेल्स होती है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑक्यूपाई करते हैं, इनको ध्यान रखना। अब जब न्यूक्लियस का डी एक्साइटेशन होता है वो होता है कन्वर्जन के टाइम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो न्यूक्लियस डी एक्साइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई थी तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी इस प्रोडक्ट को एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिली, तो एक्साइट हो गया। अब हर सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना, तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आएगा, डी एक्साइट हमारे पास होगा। अब जैसे ही थोरियम नॉर्मल स्टेट में आया, थोरियम 90-34 प्लस, तो हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ये रिलीज एनर्जी हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, तो यहाँ पर गामा रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। तो ये थोरियम जो हायर एनर्जी स्टेट पर था लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, E बराबर एच न्यू, गामा फोटोन की फॉर्म में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गामा फोटोन रिलीज होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एनर्जी यहाँ पर होगी बच्चों रिलीज। बीटा डीके के बाद भी सेम केस है, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है एज अ प्रोडक्ट को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये हायर एनर्जी स्टेट पर आएगा। कौन आएगा बताओ? कार्बन या फिर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन या कार्बन हायर में आएगा? नाइट्रोजन। फिर वो डीएक्साइड होगा और गामा रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है अल्फा या बीटा के बाद ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, जैसे अल्फा डीके के बाद ये पहुंचा, फिर ये नॉर्मल स्टेट में आएगा एक्स जेड ए, और गामा रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, ई बराबर एच न्यू। ना तो हमारे पास जेड में चेंज आएगा यहाँ पर कोई, न ही मास नंबर में हमारे पास यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है। तो आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा अब यहाँ से क्वेश्चन, गामा एक तरह की एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की, एनर्जी रिलीज होगी और वो किस लिए होती है? डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस के कारण होती है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाएगा द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस is equal to parent, mass of daughter nucleus is slightly less than parent, mass of daughter nucleus is slightly greater than parent, या none of the above? mass of daughter nucleus is, बोलिए, mass slightly less than, ध्यान रखना इक्वल नहीं होता, इसका भी कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास नंबर सेम है बोलेंगे। आप एक टर्म पढ़ोगे मास डिफेक्ट, नाम सुना आपने? तो ध्यान रखना मास डिफेक्ट होता है हमारे पास, अगर
एक्स वाई में ब्रेक हो रहा हो तो भी एनर्जी रिलीज होती है, कुछ इसका मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कुछ न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड हो रहे हो तो भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप पढ़ोगे आगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अल्फा न्यूक्लियस बनाओगे 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन से मिलाकर, ये अल्फा बन गया, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। फ्री न्यूक्लियन सिस्टम से अल्फा बनाया आपने, मान लो इनका मास आप देखोगे मास स्पेक्ट्रोमीटर से मान लो 5 ग्राम था। फ्री न्यूक्लियन का तो हमें पता है, सबका ऐड कर देंगे। इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से नोट किया, मान लो इसका 4 ग्राम आ गया। मास में डिफेक्ट आया था, न्यूक्लियस के आगे पढ़ोगे यहाँ भी 4 न्यूक्लियन है, यहाँ भी 4 न्यूक्लियन है, फिर भी इसका मास थोड़ा सा कम है क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर और अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है। आगे पढ़ोगे आप न्यूक्लियर फिजिक्स में। इनका कुछ मास न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आते हैं तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हमारे पास हो जाता है, और जो भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, वही मास इफेक्ट की टर्म्स में हमारे पास रिलीज होती है एनर्जी। तो ये सब आप पढ़ोगे वहां पर। न्यूक्लियन यहाँ भी मास नंबर 4 है, यहाँ भी मास नंबर 4 है, न्यूक्लियन मास नंबर सेम है, फिर भी फाइनल न्यूक्लियस का जो मास होता है वो पेरेंट न्यूक्लियस से स्लाइटली लेस होता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए इन केस ऑफ गामा डीके द मास ऑफ डॉटेड न्यूक्लियस इज, 4 ऑप्शन दे देगा, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, क्या आएगा? लेस देन, स्लाइटली लेस देन दी पेरेंट न्यूक्लियस। ध्यान रखना ये आंसर जाएगा आपका। तो हमने बच्चों कितने तरह का डीके पढ़ा? 3। अब इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पर। 3 डीके हमने पढ़े हैं। ध्यान रखना, बीटा पॉजिटिव डीके जो हमारे पास होता है वो पॉजिट्रॉन डीके के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पॉजिट्रॉन डीके। कौन? बीटा पॉजिटिव, इसमें पॉजिट्रॉन निकल रहा है। तो 3 डीके हमने पढ़े। बताइए सबसे पहले कौन सा डीके? अल्फा। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चंस में काम आएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। बताइए इन केस ऑफ अल्फा डीके जेड इज डिक्रीज बाय, मास नंबर डिक्रीज बाय। इन केस ऑफ नेगेटिव बीटा जेड इज इंक्रीज बाय 1, नेगेटिव में जेड +1, मास नंबर में चेंज नहीं होता। पॉजिटिव बीटा में जेड -1, मास नंबर में चेंज नहीं होता। और गामा डीके नो चेंज। ध्यान रहेगा, नोट करिए, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा देता हूँ आपको, फटाफट नोट करें। हाँ, तो नेगेटिव मानना है। अगर आपको कहा जाए कि बीटा डीके हो रहा है बच्चों, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बताता मैं आपको। अच्छा बच्चों ये बताओ, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया बीटा डीके हो रहा है तो कौन सा मानोगे? नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए खुद मेंशन करेगा वो आपके, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप समझ में आएगा आपको। जब भी बीटा डीके भी बोले ना, बोल भी देगी बीटा डीके, तो नेगेटिव ही मानना। हाँ, ध्यान रखना है आपके स्पिन स्पिन यहाँ है नहीं, केमिस्ट्री में है आपके, इलेक्ट्रॉन ही है बीटा नेगेटिव। हाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर स्पिन होती है ना, न्यूक्लियस की अपनी एक्सिस के लॉन्ग रोटेट होते रहते हैं वो। हाँ बिल्कुल। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जब कन्वर्जन के टाइम जो निकलते हैं ना, तो उनकी भी स्पिन होती है न्यूक्लियंस की। न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनकी स्पिन होती है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना, तो आपको ये पता नहीं है कितने पार्टिकल्स में टूटता है, वो तो आपको फाइनल पार्टिकल बता दिया पाई, बाकी और पार्टिकल्स में भी ब्रेक होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहले क्वार्क पार्टिकल में ब्रेक होते हैं। ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपके, क्या बोलते हैं, युकावा। युकावा ने तो कहा था कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो ना, तो पाई पार्टिकल लिमिट होगा। बस ये कह दिया था, कहा सही था इसने, पर ये नहीं बताया कि कैसे कन्वर्ट होगा। फिर इसको एक्सप्लेन किया था, आगे आपके सिलेबस में है नहीं है थ्योरी, फिंगमैन हडसन ने। फिंगमैन हडसन ने बताया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है। इसने तो कह दिया था कन्वर्ट हो जाता है पाई निकाल के, पर कैसे कन्वर्ट होता है नहीं बताया था। फिर फिंगमैन हडसन ने बताया था कि जो कन्वर्जन हमारे पास होता है ना, वो क्वार्क पार्टिकल में कन्वर्जन के कारण होता है। क्वार्क पार्टिकल जानते हो ना? न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना है? कितने अप और कितने डाउन? 2 और 1 डाउन, पक्की बात है? या 1 अप और 2 डाउन? 1 अप और 2 डाउन। बच्चों अभी तो यही पता नहीं है अपने को। चलो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं अभी। ये देखो फिंगमैन हडसन की थ्योरी बताऊं, सिलेबस में है नहीं। न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन बनता है? ये देखो न्यूट्रॉन कितने अप? 1। और कितने डाउन? 2। यही होता है ना, 2 डाउन क्वार्क हमारे पास। ये तो पता है ना आपको। अच्छा, जब न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा ना,
तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा? क्वार्क पार्टिकल में कन्वर्जन के सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। क्वार्क पार्टिकल में कन्वर्जन के टाइम होगा। अब जैसे यहां से पाई नेगेटिव गया, तो पाई नेगेटिव का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है यू इनवर्स डी। यू इनवर्स है अब क्वार्क का एंटी पार्टिकल, ठीक है। ये डाउन क्वार्क ये साथ में लेके जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां से जब पाई निकलेगा तो ये दो पार्टिकल लेके जाएगा, तो यू इनवर्स से आएगा तो इनवर्स मतलब इसके एंटी वाला छोड़ देगा, तो एक यू तो था ही, यू इनवर्स गया तो एक यू छोड़ दिया। कितने डी डाउन क्वार्क हैं? दो। दो डाउन में से एक डाउन बाहर गया तो कितना डाउन बचा? एक डाउन बचा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन में। ऐसे ही जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ना, तो पाई पॉजिटिव के थ्रू होता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास फिंगमैन एंडरसन ने बताया, यू डी इनवर्स हमारे पास होता है। दो अप है, ये जाएगा, तो दो अप में से एक अप आपके पास गया तो एक अप बचेगा, ये बच गया। डाउन इन इसका एंटी पार्टिकल है डी इनवर्स, ठीक है। ये जाएगा तो पीछे इनवर्स वाला छोड़ जाएगा, डी छोड़ जाएगा, तो दो डी आपके पास हो जाएंगे। तो फिनमैन हडसन की थ्योरी सिलेबस में है नहीं, पर ऐसा कुछ कन्वर्जन होता है। युकावा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है न्यूक्लियस के अंदर, जहां न्यूट्रॉन बैठा है ना वहीं प्रोटॉन बन जाएगा। वो कैसे बनता है वो युकावा नहीं बता पाया था, फिंगमैन हडसन ने बताया था कैसे कन्वर्जन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। क्वार्क पार्टिकल किससे मिलकर बने? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। बिना मास के कैसे न्यूट्रॉन बनेगा? खोपड़ा खराब है क्या तुम्हारा? है गामा, ये तो एक तरह की एनर्जी है, यहाँ का स्पिन आएगी। एनर्जी है तो पार्टिकल्स की होती है स्पिन तो। नहीं, ध्यान रखना बच्चों, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों एंटी पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि दोनों एंटी पार्टिकल्स है। पहली चीज, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो फोटोन की जैसी होती है ऑलमोस्ट। जैसे फोटोन का रेस मास 0, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो रेस मास 0, रेस पर एग्जिस्ट नहीं करते। यहां पर बात करें, हमारे पास न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वही स्पिन होती है जो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन, इनकी फोटोन की स्पिन, फोटोन रेस मास 0 होता है। हाँ सॉरी, फोटोन लाइट की स्पीड से चलता है लगभग, ये दोनों पार्टिकल्स भी लगभग लाइट की स्पीड से चलते हैं। ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज है, ऑलमोस्ट जैसी फोटोन की होती है। इन्हें कभी भी एंटी पार्टिकल्स ना कहें। दोनों का मास आप सेम कहो, चार्ज अपोजिट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना कि दोनों का मास सेम, रेस पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है हमारे पास। तो ये दोनों पार्टिकल्स हमारे पास, ध्यान रखना, क्या नहीं है? एंटी पार्टिकल। दोनों चार्जलेस है ना बच्चों। अरे किसने पूछा था बेटा? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों चार्जलेस थे या नहीं? जैसे फोटोन का चार्ज कितना होता है? 0, तो इनका भी कोई चार्ज नहीं होता, नहीं तो चार्ज कंजर्वेशन को वायलेट करते हैं। तो फिर एंटी पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? समझ में आ गई ना बात? चलिए बच्चों, हो गया कंप्लीट। ऑनलाइन वाले बच्चों, एंड पॉइंट एनर्जी बेटा 1.17। बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता है इसकी मैक्सिमम रिलीज होती है। वेरी गुड, हो गया आपका कंप्लीट, बहुत बढ़िया। आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। पॉइंट लिखाना है अभी तो, हाँ आपको लिखिए, नोट डाल के पॉइंट लिखिए। नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ। नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी लिखिए, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, conversion of proton into neutron is possible inside the nucleus. Conversion of proton into neutron is possible inside the nucleus.
इसी पॉइंट में आगे लिखना, आउटसाइड द न्यूक्लियस इट इज नॉट पॉसिबल conversion of proton into neutron is possible inside the nucleus. Conversion of proton into neutron is possible inside the nucleus. Outside the nucleus it is not possible because mass of proton is slightly less than the mass of parent. Mass of proton is slightly less than the mass of parent. Mass of proton is slightly less than the mass of proton is slightly less than the mass of neutron. क्या बोला था मैंने? पेरेंट बोला था क्या? मास ऑफ प्रोटॉन इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन आएगा उसमें. मेरा क्या, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसकी बात का जवाब देने की सोच रहा था मैं. बेटा ये कह रहे हो आप, व्हाट इज एनिलेट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन. बेटा दो गामा फोटोन निकलते हैं. जब पेयर एनिलेशन आपको पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां बात करेंगे. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट. Outside the nucleus, neutron is unstable and proton is stable. Next point लिखिए second. Outside the nucleus, neutron is unstable. Outside the nucleus, neutron is unstable and proton is stable. Neutron is unstable and proton is stable. Next. Next point लिखिए. In case of beta decay, parent and daughter. In case of beta decay, parent and daughter, both nucleus are iso bars of each other. Both nucleus are isobars of each other. Next, in nuclear reactions, following quantities are conserved. In nuclear reactions, following quantities are conserved. First, net charge. A पॉइंट में लिखना है इसमें नेट चार्ज. नेक्स्ट, मास नंबर. फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड. फर्स्ट लिखिए नेट चार्ज. सेकंड, मास नंबर कैपिटल ए. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, स्पिन. फोर्थ पॉइंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम. Fourth point, spin angular momentum and linear momentum. Next, mass plus energy. Mass plus energy. ठीक है, इसके बाद अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पर. एक्स ए बी सॉल्व करके बताइए बच्चों. 2 अल्फा 3 बीटा YC 120 फिर बीटा पॉजिटिव 80D. यह आपका क्वेश्चन है. आपको बताना है स्मॉल ABCD की वैल्यू.
फाइंड स्मॉल a b c and d। उसके अकॉर्डिंग डीके ऐसे हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग डीके करिए और एबीसीडी की वैल्यू कंपेयर करके कैलकुलेट करके बताइए। दो अल्फा, तीन बीटा, एक बीटा पॉजिटिव, ए बराबर 90, ए बराबर 90, बी बराबर 128, सी बराबर 81 और डी बराबर 120। आ रहा है आंसर? अभी चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बच्चों, उसके अकॉर्डिंग डीके कुछ ऐसे हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग डीके करिए। किस तरह से? देखो, सबसे पहले दो अल्फा, बताओ एक अल्फा में जेड में कितने का सब्ट्रैक्शन? दो, तो दो अल्फा में चार, चार सब्ट्रैक्ट करो यहाँ, A-4। एक अल्फा में मास नंबर में कितने का सब्ट्रैक्शन? चार, दो अल्फा में आठ, आठ सब्ट्रैक्ट करो तो B-8। फिर तीन बीटा नेगेटिव, क्या बता सकते हो? एक नेगेटिव बीटा पे जेड +1, एक नेगेटिव बीटा पे जेड +1, तीन पे +3, यहाँ +3 करो तो बच्चों बोलो A-1। और बीटा में मास नंबर में चेंज नहीं होता। फिर कौन सा डीके? बीटा पॉजिटिव। आपको पता है अच्छे से, बीटा पॉजिटिव में जेड -1, यहां -1 करो A-2। और बीटा में मास नंबर में चेंज नहीं होता, क्या कहा? बीटा पॉजिटिव में जेड -1, यहां -1 करूंगा तो ये हो गया -2 और मास नंबर में चेंज नहीं होता। अब देखिए, उसके पास दो बीटा और तीन, दो अल्फा और तीन बीटा के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है, और हमारे पास दो अल्फा और तीन बीटा के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है। दोनों कंपेरेबल है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज और मास नंबर कंजर्व होते हैं। यहाँ पर उसके पास एक बीटा के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है और हमारे पास एक बीटा के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों भी कंपेरेबल हैं। तो कंपेयर करोगे तो बताओ A-2 बराबर 80, तो A बराबर कितना? 82। आपका तो 81 आ रहा था ना बच्चों, 82 आ रहा था। अच्छा बताइए, B-8 बराबर कितना? D, B-8 बराबर D। ठीक है, अब इधर कंपेयर करते हैं दोनों को। बताओ B-8 बराबर 120, तो B-8 बराबर अगर 120 है तो B बराबर कितना? 128। ये आ गया था आपका, इसको यहां रख दो। 128 -8, D बराबर कितना? 120। ये भी आ गया था आपका आंसर। इधर कंपेयर करो, A-1 बराबर C, A-1 बराबर C, तो आप बताइए C बराबर कितना? 81। ये आपके आ गया C की वैल्यू। अरे कुछ समझ में आई बात? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कशन करना है क्या अभी? लाया मॉड्यूल? बहुत बढ़िया बच्चों, निकालो मॉड्यूल निकालो, 10 मिनट डिस्कस करते हैं। पहले बता दो मुझे, डिस्कशन कहां तक हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज फर्स्ट होगी थी, थर्ड सेकंड एक्सरसाइज में स्टार्ट ही नहीं हुई। चलो सेकंड एक्सरसाइज निकालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और जिसके भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स लिखाइए, बताइए। आप कह रहे हो ना डिस्कशन नहीं होता, ये लीजिए एक्सरसाइज सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैटर वेव के कर लिए क्या आपने? कर लिया ना? पहले फोटो के बात करते हैं, चलो आज फोटो ही कंप्लीट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। जिसके भी डाउट्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, हाथ ऊपर करिए और बोलिए फटाफट। 16, क्वेश्चन नंबर 4,
11 और बोलिए 44 24 24 38 41। चलिए इतना तो कंप्लीट करते हैं। ये हो गया बच्चों? नहीं हुआ तो देखिए, बाकी मैं इधर बताता हूँ क्वेश्चन 16। इधर ऑनलाइन वाले बच्चों के अगर कोई और एक्स्ट्रा डाउट हो। इधर कुछ डाउट नहीं है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 लाइए। 16 क्वेश्चन दिखाई देंगे क्या है बच्चों? अब थोड़ा सा शांत हो जाना, फटाफट ये डिस्कशन करते हैं कंप्लीट। 16 क्वेश्चन ठीक है। देखो किसने पूछा 16? देखो बेटा, आपसे कहा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m इमिट्स ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। इधर देखो, बातें बंद कर दो बच्चों बिल्कुल। इधर बालक, इसने क्या किया, न्यू फोटोन निकाला न्यू फ्रीक्वेंसी का। बताओ फोटोन का मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बातें कर रहे हो ना तुम, बताओ कितना होता है? E/c। न्यू फ्रीक्वेंसी का निकाला है तो E/c हमारे पास होता है, लिख दिया। उसने पूछा है आपसे रिकॉइल एनर्जी। बंदूक से गोली निकली, गोली आगे गई, पीछे धक्का लगता है, इसको बोलते हैं रिकॉइल होना। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एटम रिकॉइल होगा पीछे की तरफ, m मास का है, v वेलोसिटी से रिकॉइल हुआ, ये एटम का मोमेंटम। मोमेंटम ऐसी क्वांटिटी कंजर्व होगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा p1 वेक्टर बराबर p2 वेक्टर, तो p1 बराबर p2 आ जाएगा। मतलब mv इज इक्वल टू h न्यू बाय c। तो बताओ रिकॉइल स्पीड कितनी आ गई? h न्यू बाय cm। रिकॉइल स्पीड आ गई तो रिकॉइल एनर्जी आ जाएगी। और मैंने आप लोगों को बता रखा है एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखूं? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब h न्यू बाय cm का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, एक m बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर क्वेश्चन किसने पूछा है बच्चों? देखो आपसे कहा गया 5 वोल्ट का बल्ब है, वेवलेंथ λ1 दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी d1, और डिस्टेंस अगर d2 करते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा डिस्टेंस के साथ n का जो वेरिएशन होता है ऐसा होता है। तो बस आपसे पूछ रहा है n2 कितना हो जाएगा, तो n2 बराबर n1 d1 बाई d2 का होल स्क्वायर। n1 अगर आप निकालना चाहते हो p लैम्डा बाय sc से निकाल सकते हो, इसलिए आपको दे रखा है p और लैम्डा, नहीं जरूरत पड़ रही छोड़ दीजिए। d1 कितना है 0.5 और ये 1 और उसका स्क्वायर 1/4, n1/4 आ गया। पहले के कौन सा वाला ऑप्शन आ गया? रिड्यूस बाय अ फैक्टर 4, रिड्यूस बाय अ फैक्टर, ठीक है सेकंड ऑप्शन आ गया आपका, 4 फैक्टर से रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। 11 क्वेश्चन देखिए, 11 किसने पूछा है? कहाँ दिक्कत है बेटा? साइन में दिक्कत है। तो आप देखिए, बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू तो आ गई बेटा आपके पास 1.2। अच्छा ये बताओ कैथोड और एनोड, ठीक है, उसने कहा है कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, ठीक है। तो बेटा +1.2 लगाओगे एनोड का तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा या -1.2 पर? -1.2 पर ही रुकेगा ना, रिपेल करेगा तो प्लस से तो अट्रैक्ट होके आ जाएगा, इसलिए माइनस वाला आंसर जा रहा है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलिए किसने पूछा? 24 मैटर वेव का है, बता दूं? बता दूं क्या? चलिए देखिए ठीक क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 24, आपसे कहा इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल n बराबर 5, ग्राउंड लेवल n बराबर 1। यहां से जम किया है द वेलोसिटी ऑफ एटम एक्वायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। देखो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये वाला फोटोन निकाल रहा है इसमें भी। उसने कहा वेलोसिटी ऑफ एटम, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्वायर्स रिजल्ट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जम किया तो किसी ने, एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो एटम से एक फोटोन निकला। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? h बाय लैम्डा। और एटम का मोमेंटम
mv, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं लिख सकता हूं mv इज इक्वल टू h बाय लेमडा। तो आपके पास v आ गई एटम की वेलोसिटी, वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एटम एक्वायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन, तो h बाय m इंटू 1 बाय लेमडा। अब ऑप्शंस आपको ये रखे रेडबर्ग कांस्टेंट आर की टर्म्स में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आर की टर्म्स में 1 बाय लेमडा हम जानते हैं, हम तो एनर्जी जानते हैं, आर सी एच लिखा है था मैंने, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिखा है था। ये तो होती है फोटोन की एनर्जी, और एनर्जी क्या लिख सकता हूँ एस सी बाय लेमडा, एस सी से एस सी कैंसिल, 1 बाय लेमडा बराबर आर, हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, n1 कितना 1, n2 कितना, खोपड़ा खराब हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 1 माइनस 1 बाय 25 मतलब 24 बाय 25। ये 1 बाय लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। किसने पूछा था क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 38 किसने पूछा, 38 बताऊं, वही सेम ही है, ठीक है। 41 किसने पूछा, हो गया। और किसी को डाउट हो, एक्सरसाइज सेकंड में और कोई डाउट है तो पूछिए। कौन सा क्वेश्चन 40, 40 कौन सा क्वेश्चन है, हाँ क्या सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। सॉल्व कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 34 बताऊं, देखो बच्चों एक सेकंड और, 1 मिनट और शांत हो जाइए। ये क्वेश्चन देख लेना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा 34 वाला, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो, सबसे पहले आपको केमेक्स निकालना पड़ेगा, ई माइनस 5, 12,400 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना है 500 को 1000 में इसमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 2.28, ये आ गया आपके केमेक्स। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया केमेक्स की वैल्यू, ठीक है। ये मॉड्यूल किसका है। अब आपसे पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप सब जानते हो, एच अपॉन काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में 2m की, जानते हो। अच्छा बताओ, यहाँ काइनेटिक क्या है मैक्सिमम, तो आपके अगर देख लेना बच्चों दोबारा नहीं बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी तो वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम, आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो मिनिमम आएगी बच्चों। क्या काइनेटिक एनर्जी केमैक्स से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो वेवलेंथ भी इससे कम नहीं होगी, ये मिनिमम आई है। क्या काइनेटिक 0 से केमैक्स होती है, क्या काइनेटिक एनर्जी केमैक्स से कम हो सकती है, अगर काइनेटिक केमैक्स से कम होगी तो वेवलेंथ इसके बराबर ही है इससे ज्यादा, तो एक ही ऑप्शन है आपके ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इधर देखो के बराबर क्यूवी, ये ई से ही कैंसिल, पोटेंशियल निकाल लिया, डायरेक्ट निकालो, ये फॉर्मूला अप्लाई मत करो इलेक्ट्रॉन के लिए, 12.27 अपॉन रूट वी, वी कितना है 0.2, ये एंगस्ट्रॉम में आएगी, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, और ये फैक्टर इससे आ जाएगा आपके पास ज्यादा। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी आपके डाउट बच्चों, है ना।